सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मंजू को फेसबुक पर एक लड़के रोहित से प्यार हो गया था। रोहित खूबसूरत तो था ही, साथ ही वो होंडा के शोरूम में अच्छी जॉब करता था। मंजू छोटे शहर की लड़की थी, लेकिन उसके सपने काफ़ी बड़े थे, इसलिए उसे दिल्ली के रहने वाला रोहित पसंद आ गया था। रोहित से फेसबुक पर 3 महीने की फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल गई, मंजू को पता ही नहीं चला। जब भी मंजू को थोड़ी फुर्सत मिलती थी, रोहित को कॉल लगा देती थी। मंजू की भाभी संध्या जानती थी कि उसकी ननद को इश्क हो गया है। मंजू को जिस रोहित नाम के लड़के से इश्क हुआ, कोई और नहीं, मंजू की भाभी संध्या का ही पहला प्यार था। मंजू के भाई मुकेश से संध्या की शादी 2 साल पहले हुई थी। शादी से पहले संध्या रोहित से प्यार करा करती थी। रोहित संध्या का पड़ोसी था। दोनों स्कूल के समय से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। रोहित और संध्या ने 12वीं पास की और ग्रेजुएशन के लिए मुजफ्फरपुर की डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज के बहाने संध्या और रोहित का प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन वह कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। जल्दी ही दोनों के इस प्रेम कहानी के बारे में संध्या के घर वालों को मालूम चला, तो उन्होंने संध्या का कॉलेज जाना बंद करवा दिया और रोहित के घर वालों ने भी उसे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज दिया। इस तरह दो प्यार करने वाले दिल जुदा हो गए। रोहित के दिल्ली चले जाने के बाद काफ़ी समय तक संध्या उसके संपर्क में रही। संध्या को उम्मीद थी कि एक दिन रोहित उसे घर से भगाकर ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली जाकर रोहित अपनी पढ़ाई में इतना बिजी हो गया कि उसके पास संध्या से फ़ोन पर बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। धीरे धीरे दोनों के बीच फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। इसी बीच संध्या के लिए मोतिहारी के मुकेश का रिश्ता आया, तो संध्या ने भी मुकेश से शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी और इस तरह संध्या मुकेश की बीवी बनकर मोतिहारी आ गई। संध्या अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ न कर पाई, लेकिन वह रोहित को भुला भी नहीं पाई। संध्या का पति मुकेश काफ़ी रुतबे वाला आदमी था, इसलिए वह घर की औरत को घर की संपत्ति समझता था। मुकेश के लिए संध्या की औकात घर में रहने वाली एक गृहिणी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। मुकेश ने 2 साल में संध्या को एक बार भी उसके मायके नहीं भेजा था। फिर भी संध्या को अपने और मुकेश के रिश्ते को लेकर कोई शिकायत नहीं थी। वह इसी को अपनी किस्मत मान चुकी थी। संध्या का पति मुकेश वैसे तो काफ़ी अमीर आदमी था, इनकम भी ठीक ठाक थी, लेकिन औरतों के मामले में वह काफ़ी दकियानूसी ख्याल रखता था। संध्या के पास महंगी साड़ी और गहनों की कोई कमी नहीं थी। मुकेश अपनी पत्नी की हर फरमाइश पूरी करता था, लेकिन शादी के 2 साल बीत जाने के बाद भी मुकेश ने संध्या को कोई फ़ोन खरीद कर नहीं दिया था। मुकेश को लगता था कि औरतों के हाथ में फ़ोन देने से बिगड़ जाती हैं। संध्या को अपने मायके बात करनी होती तो वो मुकेश के घर आने का इंतज़ार करती और मुकेश के फ़ोन से ही अपने घर वालों से बात कर पाती। जब मंजू ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी, तब उसने अपने भाई मुकेश से फ़ोन के लिए जिद की, तो मुकेश ने अपनी बहन को एक एंड्रॉयड मोबाइल खरीद कर दे दिया। मंजू के हाथ में मोबाइल आ जाने से वो बेहद खुश थी। मंजू अपनी भाभी संध्या से कुछ न छुपाती थी। जब मंजू ने अपने फ़ोन में फेसबुक इंस्टॉल किया, तो उसने अपनी भाभी को भी ये बात बता दी। मंजू के हाथ में फ़ोन आ जाने से संध्या भी बेहद खुश थी, क्योंकि मंजू के फ़ोन का इस्तेमाल संध्या भी करने लगी थी। जब भी मंजू अपनी पढ़ाई में व्यस्त होती थी, उसका फ़ोन संध्या ही इस्तेमाल करती थी। मंजू के फ़ोन से संध्या ने रोहित को फेसबुक पर ढूंढ लिया और मंजू की आईडी से रोहित को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। कुछ समय बाद मंजू के फ्रेंड रिक्वेस्ट को रोहित ने एक्सेप्ट किया और फिर दोनों में चैटिंग होने लगी। संध्या ने रोहित को ये नहीं बताया कि वह उसकी पुरानी प्रेमिका संध्या ही है, बल्कि वह मंजू की आईडी से मंजू बनकर ही रोहित से चैटिंग कर रही थी। कुछ समय के बाद रोहित संध्या को मैसेंजर पर कॉल करने लगा, तो संध्या डर गई और उसने मंजू से कहा, मंजू, मैंने इस लड़के से कुछ मीठी बातें क्या कर ली, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अब तुम ही संभालो इसे। अपनी भाभी संध्या के कहने पर मंजू रोहित से बात करने लगी। बातों का सिलसिला दोस्ती में बदला और फिर फेसबुक की ये दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई और दोनों की फ़ोन पर बातें होने लगी। रोहित और मंजू की ये प्रेम कहानी देखकर संध्या को बहुत खुशी मिलती। वह सोचती कि रोहित उसका नहीं हुआ तो वह मंजू का ही हो जाए। मंजू की भाभी संध्या उनके नए प्रेमी रोहित की पुरानी प्रेमिका थी। इस गहरे राज से मंजू बिल्कुल अनजान थी। यहाँ तक कि रोहित को भी मालूम नहीं था कि जिस मंजू से वह प्यार करता था, संध्या उस मंजू की भाभी है। जब भी संध्या अपनी ननद को रोहित से बातें करते देखती तो वह खुश हो जाती। 6 महीने के प्यार के बाद
अब मंजू को रोहित से मिलवाना था, लेकिन बिहार के मोतिहारी से निकलकर वह रोहित के पास दिल्ली कैसे जा सकती थी। अगर घर में कोई बहाना भी करती तो उसके पिता और भाई किसी भी कीमत पर मंजू को अकेले दिल्ली नहीं भेज सकते थे। मंजू की मदद केवल उसकी भाभी ही कर सकती थी। इसलिए मंजू ने एक दिन मौका पाकर अपनी भाभी संध्या से कहा, भाभी मैं 2 दिनों के लिए दिल्ली जाना चाहती हूँ। संध्या ने कहा, दिल्ली में क्या काम है। अपनी भाभी संध्या की इस बात पर मंजू मुस्कुराई और बोली, भाभी दरअसल मुझे रोहित से मिलने दिल्ली जाना है। शनिवार और इतवार को उसकी छुट्टी रहती है। मैं शुक्रवार को मोतिहारी स्टेशन से ट्रेन पकड़ लूँगी और शनिवार को रोहित मुझे स्टेशन पर रिसीव कर लेगा और संडे को मैं वापसी की ट्रेन पकड़कर सोमवार की सुबह तक घर आ जाऊंगी। प्लीज़ भाभी, अब आप ही हैं जो मुझे रोहित के पास भेज सकती हो। संध्या ने मंजू की पूरी बात सुनी और गहरी सांस लेकर मंजू से बोली, मंजू अगर रोहित तुमसे प्यार करता है तो क्या वह तुमसे मिलने दिल्ली से मोतिहारी नहीं आ सकता? 2 दिनों तक वह तुम्हारे कमरे में रहेगा और चला जाएगा। मैं गारंटी लेती हूँ कि इस बात का पता घर में किसी को नहीं लगने दूंगी। मंजू ने कहा, भाभी तुम तो भैया और बाबूजी को जानती ही हो। अगर गलती से उन लोगों को रोहित के घर में होने की भनक भी लगी वह तो उसे यहीं मार देंगे। संध्या बोली, बात तो सही है, तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो, मैं घर वालों को समझा दूंगी, लेकिन ध्यान रखना कि सोमवार सुबह तक तुम किसी भी तरह दिल्ली से वापस मोतिहारी पहुंच जाना। ये बात सुनकर मंजू इतनी खुश हुई कि उसने अपनी भाभी को गले से लगा लिया। संध्या की वजह से ही मंजू के घर वालों ने उसे दिल्ली जाने की इजाज़त दे दी। मंजू जानती थी कि उसकी जिद के लिए उसकी भाभी संध्या को घर में कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक जाने वाली सपत क्रांति एक्सप्रेस 9 सितंबर की दोपहर मोतिहारी से खुली और अगली सुबह 9 बजे आनंद विहार पहुंच गई। मंजू के घर वालों को अपनी इकलौती बेटी की बेहद चिंता थी। घर वालों की नज़र में मंजू अपनी सहेली की शादी में गई थी। मंजू के भैया मुकेश तो मंजू को अकेले कॉलेज तक नहीं भेजते थे, लेकिन अब तो वह अकेले दिल्ली जा चुकी थी। सुबह जब मुकेश ने मंजू को फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मुकेश को चिंता हुई तो संध्या ने कहा, शायद वह रात को अपना फ़ोन चार्ज करना भूल गई होगी। जब पूरे दिन मंजू का फ़ोन ऑन नहीं हुआ तो घर वालों को बेहद चिंता हो गई। सबसे ज़्यादा परेशान तो मंजू की भाभी संध्या थी, क्योंकि उसी की वजह से मंजू अकेली दिल्ली के लिए निकल चुकी थी। मंजू के भैया मुकेश की मोतिहारी में काफ़ी इज्जत थी। मुकेश ब्लॉक प्रमुख था और मंजू के पापा सरपंच थे। सवाल इज्जत का था। मुकेश ने दिल्ली के अपने सभी जानकारों से कांटेक्ट कर उन्हें मंजू की फ़ोटो भेजी और उन्होंने बताया कि मंजू अपनी सहेली के शादी में गई थी। अगले दिन भी जब मंजू फ़ोन ऑन नहीं हुआ तो मंजू के घर वालों की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई और इसी चिंता के इतवार की शाम को मुकेश ने अपनी बहन की गुमशुदगी रिपोर्ट मुफलिस थाने में लिखवा दी। संध्या काफ़ी डर गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि मंजू रोहित से मिलने गई है, लेकिन अगर ये बात घर में बताती तो घर वालों का सारा गुस्सा संध्या पर ही निकलता, क्योंकि संध्या ने झूठ बोला था कि दिल्ली में मंजू की सहेली की शादी है। इस झूठ के लिए मन ही मन में संध्या बेहद गिल्टी महसूस कर रही थी। लेकिन अगर वह मंजू के रोहित से मिलने वाली बात घर में बता देती तो शायद उसके और रोहित के अफेयर वाली बात भी खुल जाती और मुकेश उसे तलाक दे देता। इसलिए संध्या अपने झूठ पर कायम रही। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए, लेकिन मंजू का कोई पता नहीं चला। इस बीच मुकेश कई बार खुद ही दिल्ली गया और अपने हिसाब से उसे दिल्ली में मंजू की तलाश की, लेकिन उसे मंजू का कोई सुराग नहीं मिला। इस बात से संध्या और ज़्यादा घबरा गई। उसे लग रहा था कि मंजू और रोहित ने शादी कर ली और डर की वजह से मंजू ने घर वालों से संपर्क तोड़ लिए हैं। एक दिन सुबह ही मुकेश के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि मंजू इस टाइम दिल्ली के जीबी रोड में कोठे नंबर 54 में है, उसे वहां से बचा लो। मुकेश ने मैसेज पढ़ते ही उस नंबर पर कॉल लगाया, लेकिन वह नंबर स्विच ऑफ हो गया। मुकेश तुरंत थाने पहुंचा और मुकेश के मोबाइल पर आया मैसेज पढ़कर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। थानेदार ने तुरंत अपने आला अधिकारियों से इस घटना के बारे में बताया और पुलिस की एक टीम के साथ मुकेश दिल्ली के लिए निकल पड़ा। बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से जीबी रोड कोठा नंबर 54 पर छापा मारा और मंजू को बरामद कर लिया गया। मंजू घर आ गई, लेकिन अब वो पहले वाली मंजू नहीं थी। घर में अब उससे कोई बात तक नहीं करता था। सिर्फ उसकी भाभी संध्या ही थी जो उससे हमदर्दी रखती थी। मंजू की वजह से मुकेश और उसके पापा की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। इकलौती बेटी होने के बावजूद
उसके घर वाले ये चाहते थे कि मंजू मर जाती तो अच्छा था। मंजू के घर आए 1 सप्ताह हो चुके थे। इस बीच वह घर के एक कमरे में बीमार की तरह पड़ी रहती। उसकी भाभी संध्या उसकी देखभाल करती और उसे समझाती कि जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन मंजू के लिए पिछले 3 महीने का दर्द इतना बड़ा था कि वह चाहकर भी उस दर्द से छुटकारा नहीं पा रही थी। जब भी संध्या मंजू से रोहित के बारे में पूछती तो मंजू रोने लगती। एक दिन मंजू अपने बेड पर थी। संध्या नाश्ता लेकर मंजू के कमरे में दाखिल हुई और नाश्ते को एक तरफ रखकर उसके करीब जाकर बैठ गई और मंजू के बालों को सहलाते हुए उससे बोली, मंजू जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम मुझे इतना तो बताओ तुम कोठे तक कैसे पहुंची। अपनी भाभी संध्या का ये सवाल सुनकर मंजू रोने लगी थी। संध्या ने उसे 1 गिलास पानी दिया और काफ़ी देर तक मंजू के पास बैठी उसे समझाती रही। संध्या की बातों से मंजू को थोड़ी हिम्मत आई और वह बोली, 9 सितंबर को मैंने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी। अगली सुबह मैं 10 बजे आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर उतर गई। मैंने रोहित को फ़ोन लगाया। वह बोला कि वह 20 मिनट में स्टेशन पर पहुंच रहा है, तुम वहीं रुको। मैं स्टेशन पर ही रुककर रोहित का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया तो मैं घबरा गई। तभी मेरे पास एक औरत आई और बोली कि वह रोहित की बहन है। रोहित बाहर टैक्सी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैं उस औरत पर भरोसा करके उसके साथ बाहर चली आई जहाँ एक टैक्सी खड़ी थी। जैसे ही मैं उस टैक्सी में बैठी किसी ने मेरे नाक पर रुमाल रखा और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद जब मुझे होश आया तब मैं कोठे पर थी। इतना कहकर मंजू अपनी भाभी को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। मंजू की पढ़ाई छूट चुकी थी। अब वह कॉलेज तो क्या, घर की दहलीज को भी पार नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे 1 महीना बीत गए। बड़े से घर के छोटे से कमरे में कैद मंजू को अब अपना ये कमरा जीबी रोड के छोटे से कमरे जैसा ही लगने लगा था। उसे इस कमरे में वैसे ही घुटन होने लगी थी जैसे कोठे के कमरे में वो महसूस करती थी। एक दिन संध्या सुबह मंजू को नाश्ता देने उसके कमरे में पहुंची तो उसे मंजू वहां नहीं मिली। मंजू गायब हो चुकी थी और एक बार फिर से मुकेश उसकी तलाश में जुट गया। मुकेश ने कसम खाई कि मंजू को ढूंढ लेगा और अपने हाथों से उसका गला दबाकर उस मुसीबत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। 6 महीने बीत गए लेकिन मुकेश की लाख कोशिशों के बावजूद मंजू नहीं मिली। मंजू के घर वालों ने उसे मरा हुआ मानकर उसका श्राद्ध कर दिया और हमेशा के लिए उसे भूल गए। ये सब देखकर संध्या को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। मंजू के लापता होने के पीछे संध्या खुद को दोषी मान रही थी क्योंकि संध्या ने रोहित के बारे में अपने पति मुकेश को कुछ नहीं बताया था। संध्या खुद की नज़रों में ही गिर चुकी थी। मंजू के हालत के लिए वह खुद को गुनहगार समझने लगी थी। वह उस वक्त कोस रही थी जब उसने मंजू को रोहित के पास भेजा था। संध्या के दिल में जितनी मोहब्बत मंजू के लिए थी उतनी ही नफरत रोहित के लिए पैदा हो गई थी। काश वह रोहित को पहले ही पहचान जाती तो आज मंजू को ये सब ना झेलना पड़ता। संध्या ये भी सोच रही थी कि अगर वह रोहित के प्यार में पड़कर घर से भाग जाती तो रोहित से भी कोठे पर बेच देता। यही सब सोचकर संध्या इतनी बेचैन हो गई थी कि उसने ठान लिया कि वह मुकेश से सब कुछ सच सच बता देगी। अगर ये सब जानकर भी मुकेश उसे अपनाए तो ठीक है, वरना मुकेश उसे जो भी सजा देगा संध्या उसे मंजूर कर लेगी। एक दिन संध्या ने मुकेश से सारी बात बता दी। मुकेश गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, संध्या जब मंजू पहली बार घर से भागी थी तो तुम ये बात तभी बता देती तो उस रोहित को कहीं से भी ढूंढ लेता और अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होने ना देता। रोहित ने ही मंजू को कोठे पर बेचा और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। इस घर की बर्बादी के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर तुम इस घर में नहीं रह सकती। इसी टाइम यहाँ से निकल जाओ। संध्या ने अपना सामान उठाया और भारी मन से अपने मायके मुजफ्फरपुर के लिए निकल गई। संध्या के अपने ससुराल से इस तरह मुजफ्फरपुर आने से संध्या के घर वाले काफ़ी दुखी थे। संध्या के मायके में उसका छोटा भाई दिनेश की फैमिली रहती थी। दिनेश किसी तरह मेहनत मजदूरी कर घर का खर्चा चला पाता था। दिनेश के घर में उसके बूढ़े माँ बाप का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। ऐसे में संध्या के मुजफ्फरपुर चले जाने से दिनेश काफ़ी परेशान हो गया था, लेकिन संध्या ने उन्हें समझाया कि वह पढ़ी लिखी है, किसी पर बोझ नहीं बनेगी। संध्या ने घर के हालात को देखते हुए मुजफ्फरपुर शहर में जॉब की तलाश शुरू कर दी थी। मुजफ्फरपुर सिटी में होंडा का नया शोरूम खुला था जिसमें संध्या ने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट हो गई। शोरूम पर संध्या का पहला दिन था। वह जॉब पर पहुंची जहां उसे काम करने के लिए एक छोटा सा केबिन मिला था। संध्या अपने केबिन में बैठी और केबिन के शीशे से बाहर नजर डाली।
वहाँ रोहित को देखकर वह बुरी तरह चौंक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ तो संध्या तुरंत अपनी जगह से उठी और ऑफिस से बाहर निकल आई। रोहित ही था। संध्या ने रोहित के बारे में मालूम किया तो उसे पता चला कि होंडा के इस शोरूम का मालिक रोहित ही था। संध्या ने रोहित को देखा। वह अपने केबिन में जाकर बैठ गई। मंजू की जिंदगी को बर्बाद करने वाला आदमी उसके सामने ही खड़ा था। मंजू ही क्यों, इस आदमी ने तो न जाने कितनी औरतों की जिंदगियां तबाह कर दी होगी और मासूम लड़कियों को बेचकर इस आदमी ने इतना बड़ा शोरूम बना लिया है। अब तो संध्या को इस शोरूम में जॉब के लिए सिलेक्ट होने पर भी पछतावा हो रहा था। संध्या को लगा कि उसे अभी पुलिस को फ़ोन करना चाहिए ताकि रोहित जैसा आदमी सलाखों के पीछे पहुंच सके। संध्या यही सब सोच रही थी कि रोहित उसके केबिन में दाखिल हो गया और उसने संध्या को देखकर वह भी बुरी तरह चौंक गया और बोला, संध्या, तुम? संध्या बोली, रोहित, मंजू कहाँ है? संध्या के मुंह से अचानक ये सवाल सुनकर रोहित हैरान हो गया। उसने कहा, मंजू इस वक्त लखनऊ में है। लेकिन तुम मंजू को कैसे जानती हो? संध्या ने कहा, वह मेरी ननद है और मेरे कहने पर ही तुमसे मिलने दिल्ली गई थी, जहां तुमने उसे कोठे पर बेच दिया था। रोहित संध्या के करीब आया और सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मंजू दिल्ली आई? लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाया। वह स्टेशन से ही गायब हो गई। मैं उसे ढूंढता रहा लेकिन वह मुझे नहीं मिली। 3 महीने बाद जब पुलिस ने उसे जीबी रोड से बरामद किया तब मुझे उसके बारे में मालूम चला, लेकिन तब तक वह अपने घर मोतिहारी पहुंच चुकी थी। इतना कहकर रोहित खामोश हो गया था। संध्या को रोहित की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मंजू इस वक्त लखनऊ में है? संध्या के इस सवाल का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, दिल्ली के जीबी रोड से मंजू बरामद हुई और मोतिहारी चली गई, लेकिन कुछ समय बाद ही मंजू मोतिहारी से भागकर फिर से दिल्ली आ गई। दिल्ली में उसने पंकज नाम के एक आदमी से कोर्ट में शादी कर ली। उसकी इस शादी के टाइम मैं दिल्ली में ही था। मंजू ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे कोर्ट में शादी करने वाली बात बताई तो मैं उसकी शादी वाले दिन कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में मैंने ही गवाही के तौर पर उसके मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किए। शादी के बाद पंकज मंजू को लेकर लखनऊ चला गया और इस टाइम मंजू अपने पति के साथ लखनऊ में रहती है। मंजू की पंकज से शादी हो जाने के बाद मैंने भी दिल्ली छोड़ दिया और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर मैंने मुजफ्फरपुर में ये शोरूम खोला है। मंजू का फ़ोन नंबर मेरे पास है, तुम चाहो तो मंजू से बात कर सकती हो। रोहित ने मंजू का नंबर संध्या को दिया और संध्या ने मंजू को तुरंत फ़ोन लगा दिया। संध्या मंजू से काफ़ी देर तक फ़ोन पर बातें करती रही। मंजू का फ़ोन कटने के बाद संध्या को रोहित की बात पर पूरा यकीन हो गया था। रोहित ने 2 कप चाय मंगवाई और 1 कप संध्या के आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस लड़की का कल इंटरव्यू हुआ था वह तुम ही हो, मुझे अब मालूम हुआ। संध्या ने कहा, तुमने शादी कर ली? रोहित ने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं की। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तुमने शादी नहीं की? क्या बूढ़े हो जाओगे तब शादी करोगे? रोहित ने कहा, जब मुकेश से तुम्हारी शादी हो गई तब मैंने भी सोचा था कि शादी कर लूं, लेकिन कोई लड़की नहीं मिल रही थी। तब फेसबुक पर मुझे मंजू मिली और मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि तुम्हारी तरह मंजू भी मेरी ना हो सकी। तब से मैंने कसम खा ली कि मैं शादी नहीं करूंगा। संध्या ने कहा, बिना शादी के ज़िंदगी कैसे कट पाएगी रोहित? रोहित ने कहा, ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शादी ही नहीं होता संध्या, शादी भी ज़रूरी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो शादी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। संध्या ने कहा, हर आदमी की कामयाबी में एक औरत का हाथ भी होता है। रोहित ने कहा, ये ज़रूरी नहीं है संध्या, क्योंकि मैं कामयाबी की दिशा में बढ़ चुका हूँ और मेरी ज़िंदगी में किसी औरत का हाथ नहीं है। खैर ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुमने मोतिहारी क्यों छोड़ दिया? रोहित का ये सवाल सुनकर संध्या के चेहरे की वह चमक गायब हो गई जो कुछ देर पहले तक उसके चेहरे पर थी। रोहित के सवाल पर संध्या कुछ न बोली और टेबल पर पड़ी फाइनेंस फाइल में गुम हो गई। कुछ देर बाद संध्या ने अपने केबिन से बाहर नजर घुमाया तो बाहर बारिश हो चुकी थी। संध्या ने रोहित से कहा, रोहित, कल मंजू लखनऊ से यहाँ पहुँच रही है, उसके रहने का वहाँ बंदोबस्त कर दो। रोहित ने कहा, कल तुम मुझे कॉल कर देना, मैं अपनी गाड़ी लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊँगा। जब तक मंजू मुजफ्फरपुर में ही रहेगी तब तक वह मेरे घर में ही रहेगी। मैं अभी घर जाकर उसके रहने का पूरा इंतजाम कर दूंगा। अगले दिन तय समय पर मंजू की ट्रेन मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंची और वहां उसे रिसीव करने रोहित और संध्या पहले से मौजूद थे। मंजू अपने पति पंकज के साथ थी और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी।
संध्या ने पूरे 1 साल बाद अपनी ननद मंजू को देखा था और पंकज के साथ मंजू को खुश देखकर संध्या की भी सारी टेंशन दूर हो गई थी। कुछ देर बाद ही रोहित के साथ सभी लोग उसके घर पहुंच चुके थे और सभी ने साथ ही खाना खाया। खाना खाने के दौरान संध्या ने मंजू से पूछा, मंजू, पंकज तुम्हें कैसे मिला? मंजू ने कहा, जब मैं कोठे पर थी तब पंकज ही वह शख्स था जो पास मेरे जिस्म को रोंदने के लिए नहीं बल्कि मुझे प्यार करने आया था। उसकी आंखों में मैंने मोहब्बत को महसूस किया और पंकज की वजह से ही मैं उस दलदल से आज़ाद हो पाई। मुकेश भैया के मोबाइल पर वह मैसेज पंकज ने ही भेजा था जिससे पुलिस मुझ तक पहुंच पाई थी। जीबी रोड से मोतिहारी जाने के बाद मैं घर में कैद हो गई और मुझे पंकज की याद सताने लगी। एक रात जब भैया गहरी नींद में थे तब मैंने चुपके से भैया का मोबाइल उठाया और भैया के फ़ोन से पंकज को कॉल लगा दिया। मैंने पंकज से कहा कि वह मुझे मोतिहारी से ले चले। पंकज ने वादा किया कि वह अगली सुबह 4 बजे ही मेरे घर पहुंच जाएगा और मैंने पंकज को अपने घर का लोकेशन सेंड कर दिया था। पंकज से बात हो जाने के बाद मैंने भैया के फ़ोन में डायल किया गया पंकज का नंबर डिलीट कर दिया और भैया का फ़ोन उनके बिस्तर पर रखाई। अगली सुबह 4 बजे भोर में ही पंकज मेरे घर के बाहर खड़ा था और मैंने चुपके से घर से निकलकर पंकज के साथ बस स्टैंड पर पहुंची और फिर दिल्ली आ गई। मंजू की कहानी सुनकर संध्या और रोहित को बड़ा इत्मीनान हुआ। साथ ही पंकज जैसे आदमी के सामने देख संध्या को उस पर बेहद गर्व महसूस होने लगा। एक वेश्या अपनी जिंदगी का साथी बनाने वाले आदमी तो नहीं हो सकता। पंकज की महान सोच की वजह से ही मंजू जिस्म फरोशी के दलदल से बाहर निकल पाई और पंकज ने ही मंजू का हाथ थामकर उसे नई जिंदगी दी। अगले कुछ दिनों तक मंजू अपने शौहर के साथ मुजफ्फरपुर में रही और फिर लखनऊ चली गई। रोहित को भी संध्या के बारे में सब कुछ मालूम चल गया था, इसलिए वह एक दिन संध्या के केबिन में गया और उससे बोला, संध्या, तुमने सही कहा था कि आदमी की कामयाबी में एक औरत का साथ जरूर होता है और मुझे अपनी कामयाबी में साथ देने के लिए जिस औरत की तलाश थी वह मिल गई है। संध्या ने हैरानी से पूछा, कौन है वो औरत? रोहित ने कहा, तुम ही हो संध्या, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोहित के मुंह से अचानक ये बात सुनकर संध्या हैरान हो गई। जो अब तक उसके शोरूम का मालिक था अब वह संध्या की जिंदगी का भी मालिक बनने की चाह रखता है। संध्या को उसकी खोई हुई मोहब्बत मिल चुकी थी। वह अपनी जगह से उठी और रोहित के सीने से जाकर लिपट गई। कहानी से सीख, मंजू के साथ जो कुछ हुआ किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। ध्यान रखिए कि भारत में 2 करोड़ औरतें ऐसी हैं जो वेश्यावृत्ति के दलदल में फंसी हुई हैं। इन लड़कियों में ज़्यादातर मंजू की तरह ही इश्क के जाल में फंसकर कोठों तक पहुंची हैं। इश्क के रास्ते हमेशा मोहब्बत की मंजिल तक नहीं पहुंचाते। कई बार ये रास्ते कोठों पर जाकर ही खत्म हो जाते हैं। मंजू की किस्मत अच्छी थी, उसे पंकज मिल गया, लेकिन हर लड़की की किस्मत में पंकज हो ये जरूरी नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।